My favorite field marshal from Pakistan. We're going to have a very successful meeting, I have no doubt. We have a great relationship. President Trump rolled out the red carpet to welcome Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman at the White House. It's another league, Mr. President. अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने सुर्खियां बटोरी थी जब वो नॉर्थ कोरिया के कुख्यात डिक्टेटर किम जोंग उंग से मिलने गए थे। और अब अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही ट्रंप ने पुराने नेटो एलाइज डेमोक्रेटिक फ्रंट से मुंह फेर लिया है, नए दोस्त बनाने का फैसला कर लिया है। एक समय दुनिया भर को जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाली अमेरिका आज ऑटोक्रेट्स, कम्युनिस्ट लीडर, मिलिट्री रूलर्स के साथ पप्पी झप्पी कर रही है। आज दुनिया को भी अमेरिका का सच दिख रहा है कि अमेरिका का असली मकसद डेमोक्रेसी फैलाना नहीं, डॉलर का राज बनाना है। अगर तुम्हारे पास देने को रेयर अर्थ मिनरल्स है, तेल है या बड़ा सा मार्केट है तो अमेरिका तुम्हारा दोस्त, और नहीं तो तुम्हारा दुश्मन। डोमेस्टिक मार्केट अमेरिका के लिए और ज्यादा ना खोलना, रशिया से अंधाधुंध तेल खरीदना आज भारत के लिए महंगा पड़ रहा है। बीते कुछ हफ्तों में अमेरिका ने भारत के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, चाहे वो टैरिफ्स हो या सैंक्शंस हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर कराने का दावा हो या फिर भारत को डेड इकोनॉमी टैग देना हो। अमेरिका बीते कुछ समय से वो सारी चीजें कर रहा है जो एक दशकों पुराने दोस्त को कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन इस हफ्ते तो सारी हदें ही पार कर चुका है अमेरिका। यूएस कांग्रेस को सौंपी गई एक रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मुठभेड़ हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसे पाकिस्तान के लिए एक मिलिट्री सक्सेस बताया गया है। यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन या यूएससीसी के एनुअल रिपोर्ट के पेज नंबर 109 में साफ साफ लिखा गया है, एंड आई कोट, पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-day क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी। इसी रिपोर्ट में अप्रैल में पहलगाम टेरर अटैक को भी एक इंसर्जेंट अटैक बताया गया है, ना कि एक टेरर अटैक। पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करना तो दूर की बात है, 28 लोगों की निर्मम हत्या को टेरर अटैक तक ना बोला यूएसए ने। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स भारत के ऑफिशियल पोजीशन से काफी अलग है। ना ही हमने कभी पहलगाम को कभी भी टेरर अटैक के अलावा और कुछ बोला है, और ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने पाकिस्तान को धूल चटाने की बात की है, तो पता नहीं यहां पाकिस्तान का मिलिट्री सक्सेस कहां से आ जाता है। फिर भी इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त मोदी सरकार ने इस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, कोई टिप्पणी नहीं दी है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है। लेकिन सोशल मीडिया पर और कांग्रेस, बाकी ऑपोजिशन लीडर्स ने इस मामले को जोर से उठाना शुरू किया है, कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। उधर सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट के वायरल होने के कुछ ही घंटों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही बात कही जो वो 56 बार पहले भी कह चुके हैं। India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. They said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. सच है कि पॉपो के वॉर रुकवाने वाली बात कुछ नई नहीं है, लेकिन 350% तक की टैरिफ लगाने वाली धमकी, ये बात पहली बार बोली गई है। अमेरिका का भारत का एंटी टेरर ऑपरेशंस ना सपोर्ट करना समझ में आता है, बार बार सीजफायर का क्रेडिट लेने की कोशिश करना, चलो वो भी मान लिया, नोबेल प्राइज जो चाहिए, लेकिन बिना किसी सॉलिड आधार के, बिना फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी को एसेस किए सीधा पाकिस्तान को विनर डिक्लेयर कर देना, यह तो अलग लेवल ऑफ फकीरी चल रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि कैसे यूएसए डेमोक्रेसी को ताक पे रखकर डिक्टेटर्स, मिलिट्री रूलर्स, ऑटोक्रेट्स के साथ हाथ मिला रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। यह सब जो बत्तीसी निकालकर नए नए दोस्त बन रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? ये भारत के लिए बैड न्यूज क्यों है? समझाता हूं ये सारी चीजें हैं, लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? अपने स्माइल पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? वेल, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है टूथसी, जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स भी हैं। क्रिकेट या मिसअलाइंड टीथ से कॉन्फिडेंस और डेंटल हाइजीन दोनों पर ही असर पड़ता है। खाना दांतों के बीच में अटक जाता है, ठीक से साफ नहीं हो पाता है। उधर सोशल एंजाइटी सो अलग, ऑफिस में हो या सोशल गैदरिंग में हो, अक्सर अनकंफर्टेबल फील होता है। कुछ साल पहले तक इससे निपटने के लिए मेटल ब्रेसेस वर दी ओनली ऑप्शन, जो पेनफुल के साथ साथ 2-3 साल आराम से लग जाते थे, और उसके साथ एंडलेस फूड रिस्ट्रिक्शंस होते थे। आज एक बेटर ऑल्टरनेटिव है टूथसी इनविजिबल टीथ अलाइनर्स। ये ब्रेसेस की तरह ही दांतों को सीधा करते हैं, उनके बीच के गैप्स को फिल करते हैं, लेकिन करेक्शन में सिर्फ 6 से 12 महीने ही लगते हैं, मच क्विकर देन मेटल ब्रेसेस। ये प्रैक्टिकली इनविजिबल होते हैं, पहनना उतारना आसान, नो फूड रिस्ट्रिक्शंस, तो हाइजीन भी मेंटेन करना हो गया सिंपल। टूथसी अलाइनर्स मंगवाने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। बस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना टीथ स्कैन अपॉइंटमेंट बुक करना है। स्कैन घर पर या उनके 40 से ज्यादा सेंटर्स पर आप करवा सकते हो। फिर उनके क्वालिफाइड
ऑर्थोडोंटिस्ट्स आपके लिए एक पर्सनलाइज स्माइल प्लान डिजाइन करते हैं और आपके अप्रूवल के बाद अलाइनर्स आपके पास डिलीवर हो जाते हैं। टूथसी अलाइनर्स यूएस एफडीए क्लियर्ड है और फुल्ली ऑर्थोडोंटिस्ट बैक्ड है। अब तक 3 लाख प्लस स्माइल्स टूथसी के साथ डिजाइन हो चुके हैं। प्राइसिंग मेटल ब्रेसेस के तरह ही है और ईएमआई ऑप्शंस 1499 रुपए प्रति माह से स्टार्ट होते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इनविजिबल सोल्यूशन टू फिक्स योर मिसअलाइंड टीथ, डू कंसिडर चेकिंग आउट टूथसी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप यूज करिए और अपने 3D टीथ स्कैन को बुक करिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिका के बदलते तेवर को समझने के लिए एक ओवरऑल अमेरिकन डिप्लोमेसी में जो शिफ्ट हो रहा है उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट है। जैसे इस हफ्ते व्हाइट हाउस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या MBS का जोरों शोरों से स्वागत हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग के दौरान सऊदी को अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाय भी बताया। और क्यों ना हो, MBS ने अमेरिका में $600 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात जो कह दी। बदले में ट्रंप ने भी सऊदी अरेबिया को F-35 फाइटर बेचने की बात आगे रख दी। अगर ऐसा होता है तो कल यह पॉसिबल है कि यही F-35 फाइटर्स पाकिस्तान के हाथ भी लग सकते हैं, जिसे वो भारत के अगेंस्ट यूज कर सकता है। भला ये कैसे? इस पर हमने एक और डिटेल्ड एपिसोड बनाया था और देखिए कैसे जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट कर रही है, वो इस एपिसोड में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन इस सब इलू इलू के ऊपर एक ऐसी चीज हुई जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। वो था एक रिपोर्टर का एक सवाल ट्रंप और MBS को। Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? सबसे पहले तो देशभक्त का सलाम इस रिपोर्टर को, वो सवाल पूछने के लिए जिस सवाल से सऊदी प्रिंस पिछले 7 सालों से बचते आए हैं। याद दिला दें, जमाल खशोगी सऊदी अरेबिया के टॉप जर्नलिस्ट में से एक हुआ करते थे। एक वक्त पर सऊदी सरकार के एडवाइजर की तरह उन्होंने काम किया था, लेकिन 2017 के आसपास खशोगी और सऊदी रॉयल फैमिली के बीच में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वो यूएस में पलायन कर जाते हैं। अमेरिका में रहते रहते उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में एक मंथली कॉलम लिखना शुरू किया, जिसमें वो अक्सर सऊदी क्राउन प्रिंस MBS की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी पोल खोला करते थे। 2018 में एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए वो तुर्की के सऊदी कॉन्सुलेट पहुंचे और उस कॉन्सुलेट से कभी बाहर नहीं निकले। उस कॉन्सुलेट में उनके साथ क्या हुआ ये तो एग्जैक्टली आज तक नहीं पता चला है, लेकिन सबसे क्रेडिबल थ्योरीज की माने तो उस कॉन्सुलेट में MBS ने पहले से ही कुछ सऊदी एजेंट्स को तैनात करके रखे थे, जिन्होंने ना सिर्फ खशोगी को उसकी हत्या की, बल्कि उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके सूटकेसेस में कॉन्सुलेट से बाहर ले गए। फिर ये बॉडी के टुकड़े भी बाय द वे आज तक कभी किसी को ना मिल पाए हैं। अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेशंस में सीधा MBS का नाम सामने आया है। UN तक ने भी अपने रिपोर्ट में खशोगी के मर्डर के लिए सऊदी अरेबिया की स्टेट को जिम्मेदार ठहराया है, जिसे MBS ही लीड करते हैं। इन रिपोर्ट्स के बाद जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क जैसी देशों ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील्स कैंसिल कर दिए। यूएस सऊदी टाइज में भी काफी टेंशंस आए थे। डेमोक्रेट्स सऊदी के साथ रिश्ते खत्म करने की बात कर रहे थे। 2020 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पर जो बाइडेन ने भी सऊदी को पराया स्टेट टैग देने की बात की थी। इनफैक्ट खशोगी की मौत के बाद यह पहली बार है जब सऊदी प्रिंस यूनाइटेड स्टेट्स पधारे। लेकिन इस सब के बाद भी व्हाइट हाउस ने कभी ऑफिशियली क्राउन प्रिंस को डायरेक्टली इस मर्डर के लिए ब्लेम तो नहीं किया था, यह बात सच है। लेकिन आज 7 साल बाद देखिए चीजें कितनी बदल चुकी हैं। माने कितनी बदल चुकी हैं, आप इसे समझिए कि ट्रंप का रिएक्शन क्या था इस सवाल पर। खुद प्रिंस के डिफेंस पर कूद पड़ते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट। Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. But the question is legitimate, sir. As far as this gentleman is concerned, he's done a phenomenal job. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. Whether you like him or didn't like him, things happen. But he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. वाह रे वाह, जिस ट्रंप और उनके चेले चपाटों ने अपने ही एलाय जेलेंस्की को वर्ल्ड प्रेस के सामने उसी व्हाइट हाउस में भर भर के जलील किया था, आज उन्हें अतिथि देवो भव याद आ रहा है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अमेरिकन प्रेसिडेंट एक अनइलेक्टेड ऑटोक्रेट को ना सिर्फ अपने साथ व्हाइट हाउस में बैठा रहे हैं,
और पूरी तरीके से वेलकम कर रहे हैं, बल्कि अपने ही प्रेस के सामने एक ऐसे आदमी को डिफेंड किया जा रहा है जिसका स्टेट मशीनरी इस्तेमाल किया गया था एक जर्नलिस्ट की निर्मम हत्या करने के लिए। और ये सारे जो एलिगेशंस हैं, ये यूएस प्रेस नहीं लगा रही है, कोई और देश नहीं लगा रहा है, अमेरिका के CIA ने यह बात माना है। यही होता है जब आपके पास बेशुमार पैसा होता है, दुनिया भर का तेल रिसोर्सेज आपके पास होता है और एक टॉप नॉच फॉरेन पॉलिसी होती है आपके पास। उसके बाद भले ही दुनिया भर की नजरों में आप एक खूनी हो सकते हो, आपको लेकिन डिफेंड करने के लिए खुद यूएस प्रेसिडेंट आ धमकेंगे। एंड बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि यह स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ तेल की वजह से मिल रहा है, तो आपको याद दिला दूं, तेल तो ईरान और वेनेजुएला के पास भी है। लेकिन यही आती है हिपोक्रेसी। तेल जा किसको रहा है, यूएस को या यूएस को नहीं? तेल सस्ते में जा रहा है या महंगे में जा रहा है? और महंगा तेल खरीद के क्या वो देश अमेरिका का मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है या नहीं, उस पर निर्भर करता है यह प्यार जो निछावर किया जाएगा। अमेरिका को अपने इशारों पर नचाना है और तेल नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, फिर आपको चाइना जैसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी रखनी होगी और डिप्लोमेटिक स्किल रखनी होगी। इसका उदाहरण चाइना ने पिछले महीने ही हमको दिखा दिया। साथ ही साथ चाइना के पास है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसे देखकर ट्रंप ने सारे टैरिफ और पिछले गिले शिकवे माफ करने को सोच लिया। अब तो जी के सामने वो बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे देश पधारिए, मैं आपके देश आऊंगा। By the way, he invited me to China and I invited him here. We both accepted. ये रेयर अर्थ मिनरल्स के दम पर आज फाइटर जेट से लेकर मोबाइल फोन्स और ईवी से लेकर ड्रोन सब चल रहे हैं और पूरी दुनिया के रेयर अर्थ सप्लाई को कंट्रोल चाइना कर रहा है। इसीलिए जब इस साल ट्रंप ने चाइना को 100-150% टैरिफ से डराने की कोशिश की, तो चाइना ने चुपचाप से इन मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिया। कोई शूशा नहीं और कोई धमकी नहीं आई थी चाइना की तरफ से। फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही पीछे हटना वाइज सोचा। चाइना पर लगे टैरिफ्स अपने आप कम हो गए, उसके साथ साथ एक ट्रेड डील भी नेगोशिएट करना शुरू कर दिया और शी जिनपिंग के सामने प्यार का नाटक देखिए कैसे रचा जा रहा है। हमने इस यूएस के यू टर्न ओवर चाइना के बारे में भी एक डिटेल में एपिसोड बना के रखा है, उसको देखिएगा कि कैसे इस यूएस चाइना राइवलरी में चाइना नंबर 1 पर आ चुका है। पूरी दुनिया को मालूम है कि आज बिग बॉस कौन है। अब सवाल आता है, इस सब के बीच में भारत कहां गया? क्या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके दम पर हम अमेरिका पर लीवरेज लगा सकें, अपनी बात बनवा सकें ट्रंप सरकार से? आफ्टर ऑल सालों से तो हम यही सुनते आए हैं कि यूएस भारत के करीब आना चाहता है, यही कोशिश कर रहा है ताकि वो इस रीजन में चाइना को बैलेंस कर सके। ये जो गोदी मीडिया ने तालिबान से रिश्ते जस्टिफाई किए हैं, यही कहकर ना दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती, अब वही वाली बात तो की थी हमने, इस एपिसोड में भी आपको समझाया था। तो वही कुछ साल पहले तक तो भारत और यूएस रिलेशनशिप के बारे में भी कहा जाता है। याद है क्वाड, जिसके बारे में इतना ढिंढोरा पीटा था, जैसे सिक्योरिटी अलायंस बनेगी, हम चाइना को किस तरीके से घेर लेंगे। अब क्या होगा क्वाड का? क्योंकि एकदम से हम ये देख रहे हैं, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आज यूएस खुद ही चाइना से लड़ने की जगह उसके सामने झुक रहा है, उसके साथ डील साइन करने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि भैया आज सुपर पावर असली में दुनिया में कौन है। अब सोचो ऐसे सिचुएशन पर फिर से अगर चाइना ने बॉर्डर पर कोई हरकत की गालवान जैसे, तो चाइना को रोकने कौन आएगा? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने ऐसा कुछ किया भी, ना सिर्फ पाकिस्तान को सस्ते दामों पर हथियार बेचकर, लेकिन रियल टाइम सैटेलाइट डेटा देकर उन हथियारों को कामयाब भी बनाया। अब वही फाइटर प्लेन्स और वही मिसाइल्स पूरे दुनिया भर में बेचे जा रहे हैं और इन्हें कहा जा रहा है वॉर टेस्टेड अगेंस्ट इंडिया। ये सब जानते हुए भी अमेरिका पाकिस्तान से दूरी नहीं और नजदीकी बढ़ा रहा है, वहां के मिलिट्री लीडरशिप के साथ इलू इलू कर रहा है और अनदेखा कर रहा है कि कैसे पाकिस्तान में फिर से डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया जा रहा है, आर्मी फिर से सुप्रीम बन रहा है। यूएस और पाकिस्तान के बीच में गहरे संबंध कोई नए तो है नहीं, पहले भी दशकों से यूएस ने कंसिस्टेंटली एक डेमोक्रेटिक इंडिया की जगह एक मिलिट्री रूल्ड पाकिस्तान के साथ संबंध बनाकर रखा था। 1971 वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बाय द वे। 21वीं सदी में भी वॉर ऑन टेरर का बहाना देकर अमेरिका सालों से पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ काम करता आया। पाकिस्तान अमेरिका के लिए तालिबान पर अटैक लॉन्च करने के लिए एक अच्छा कन्वीनियंट लॉन्च पैड बन गया। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट दिए, खूब सारा डोल का पैसा दिया दान में। भारत के लाख बना करने पर भी अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया कि ये सांप आप ही को काटेगा बाद में जाकर।
फाइनली करीबन 15 साल पहले अमेरिका की आंखें खुली जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अबोटाबाद में मिले। तब से पाकिस्तान को डिफेंस सप्लाईज देना थोड़ा कम हो गया, पैसे देने थोड़े कम हो गए, उस पर जो टेररिस्ट हैं वहां उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए प्रेशर बढ़ा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पाकिस्तान से खींच लिए गए। और यह सब बाय द वे ट्रंप ने भी अपने पिछले कार्यकाल में, अपने फर्स्ट टर्म प्रेसिडेंसी में किया था। ये अब जो दूसरी बार आए हैं, मामला पूरा बदल चुका है। ये वही दौर था बाय द वे जब यूएस और इंडिया भी करीब आना शुरू हो गए थे। एक के बाद एक उस समय डिफेंस डील साइन हो रहे थे। पाकिस्तान को अलग अलग फोरम्स में कॉल आउट किया जा रहा था, ब्लैकलिस्ट किया जा रहा था, यहां तक एक टेरर टैग लगने तक की बात आ चुकी थी। फिर आया साल 2025, डोनाल्ड ट्रंप वापस बनते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इस बार शुरू से ही उनका रवैया एंटी इंडिया रहा है। टैरिफ्स का मुद्दा तो ट्रंप ने इलेक्शन से पहले ही उठाकर रखा था। उसके ऊपर रशियन ऑयल परचेजेस का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिससे अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट हो जाता है। उसके ऊपर मोदी सरकार पर यह भी इल्जाम लगता है कि वो अमेरिका में खालिस्तानी के खिलाफ हिट स्क्वाड्स चला रहे थे। यहां पाकिस्तान को भी एक मौका दिखता है नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अपने पुराने एलआई के साथ संबंध सुधारने के लिए उसने सोचा यही ठीक मौका है। सबसे पहले अप्रैल में एक प्राइवेट अमेरिकन क्रिप्टो करेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत WLF को पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने के लिए काम दिया गया। WLF दरअसल ट्रंप फैमिली से जुड़ी एक कंपनी है। ट्रंप के बेटे और दामाद मिलकर इस कंपनी का 60% ओन करते हैं। इस डील को साइन करने के लिए जो डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंची थी, उसे भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के असली रूलर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पर्सनली वेलकम किया था। उनके साथ क्लोज डोर मीटिंग्स भी की थी। बस फिर क्या था, अगले ही महीने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फील्ड मार्शल मुनीर ट्रंप के साथ क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने दूसरी चाल खेल दी। ट्रंप वैसे ही सीज फायर के लिए क्रेडिट मांग रहे थे। यूएस में पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ट्रंप के ईगो को मसाज करते हुए एक कदम आगे बढ़कर नोबेल पीस प्राइज के लिए भी उन्हें नॉमिनेट कर दिया। फिर क्या था, ट्रंप और अमेरिका के लिए पाकिस्तान फिर से प्यारा दुलारा हो गया। ट्रंप ने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को फिर से सेंटर स्टेज पे ला खड़ा कर दिया। लेकिन ईगो मसाज और शेडी क्रिप्टो डील्स के अलावा भी यूएस को फिलहाल पाकिस्तान से कुछ स्ट्रेटेजिक फायदा भी चाहिए। पाकिस्तान गाजा में अपने ट्रूप्स बढ़ाने के लिए रजामंद हो चुका है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान में एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स की बात की गई है, जिसने पाकिस्तान में ना पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि वो इस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है। एक इस्लामोफोबिक और एंटी पैलेस्टाइन इमेज वाले ट्रंप को अपने गाजा प्लान के लिए पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश की एक वैलिडेशन की सख्त दरकार है, जरूरत है, जो पाकिस्तान ने कबूल है अब बोल दिया है। ट्रंप का पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा कैलकुलेशन है अफगानिस्तान। बगराम एयरबेस को रिक्लेम करना उनका एक बहुत बड़ा सपना है, ये पब्लिकली बोल चुके हैं। उसके लिए उन्हें पाकिस्तान जियोग्राफिकली सिचुएटेड एकदम सही जगह है, नॉट ओनली अफगानिस्तान बट तालिबान पर भी इंफ्लुएंस जमाने के लिए। पब्लिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान में यूएस ट्रूप्स की वापसी को अपोज करता है, लेकिन शायद बिहाइंड द सीन्स वॉशिंगटन के साथ कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। ये इस यूएस पाकिस्तान ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स की कोर है। यूएस को मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान में पाकिस्तान जैसा एक प्रॉक्सी स्टेट चाहिए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को डॉलर्स, वेपन्स और जियोपॉलिटिकल प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन इस सब के बीच में अब भारत कहां रह गया? भारत ने बीते 10 सालों में यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक टाइज बिल्ड करने की बहुत जद्दोजहद कोशिश की है। काफी हद तक हमने सक्सेस भी पाया था, लेकिन ट्रंप ने एक झटके में यह सारी चीजों पर पानी फेर दिया है। आज यूएस इंडिया पर 50% टैरिफ लगाकर बैठा हुआ है। हमारे रशिया ऑयल इंपोर्ट्स अब बंद करवा रहा है। ओपनली पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का विनर बता रहा है, और भारत सरकार एक बार भी ट्रंप का नाम लेने से डर रही है, कॉल आउट करने से डर रही है। हमने देशभक्त पर पहले भी यह कहा था, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। डोनाल्ड ट्रंप आज भारत को हल्के में इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि भारत उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं दे पा रहा है। 5 साल पहले चाइना ने भी हमें हल्के में लिया था, और वो पॉलिसी जब हमने उनको जवाब नहीं दिया था, हमारे लिए ही महंगा पड़ा था।
ना आज बॉर्डर इशू पूरी तरीके से सॉल्व हुआ है, ना चाइना पूरी तरीके से पीछे हटा है, और ना ही चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस हमारा कुछ कम हुआ है। उल्टा जब यूएस की मार पड़ी तो हमें चाइना के पास जाकर उनके साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। आज यूएस के साथ भी हम ऑलमोस्ट वहीं खड़े दिख रहे हैं। यूएस सालों से ही भारत का एक अनरिलायबल पार्टनर रहा है। पाकिस्तान से उसके गहरे संबंध, डेमोक्रेसी से डबल स्टैंडर्ड्स, टेररिज्म पर हाफ हार्टेड मेजर्स, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। इसीलिए आज से पहले भारत फॉरेन पॉलिसी में यूएस सेंट्रिक होने से डरता था, हम थोड़े से सहमे हुए थे यूएस से। लेकिन पिछले 10 सालों में देखिए क्या हुआ। पिछले 10 सालों में हमने यूएस पर कुछ ज्यादा ही रिलाय करना शुरू कर दिया। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी यूएस और इंडिया के टाइज को चाइना के थ्रेट के साथ जोड़कर उसे सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग बताते थे। लेकिन यूएस ने इन सबको गलत साबित कर दिया, चाइना को ही अपने तरफ कर लिया, और अब हम एंटी अमेरिका देखे जाते हैं। सवाल यह है कि भारत कब कॉल आउट करेगा अमेरिका को। यह बात बिल्कुल सही है कि हायर लेवल पर रिस्ट्रेंट की अभी दरकार है। अब बोलकर भी कोई फायदा नहीं। आज भी यूएस के साथ बैकडोर ट्रेड डील निगोशिएशंस चल रहे हैं। ऐसे में यूएस को पब्लिकली डांट देना या कॉल आउट कर देना, ट्रंप को झूठा बोलना, वो भी बैकफायर कर सकता है। यह बात बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि हम अमेरिका को हमारे आर्म्ड फोर्सेस की इंसल्ट करने दें? वो कहेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेसफुल हुई और हम हार गए और हम चुप बैठे रहेंगे। और याद रखिए, यह वही सरकार है जो आर्म फोर्सेस के नाम पर वोट मांगने से पीछे नहीं हटती, ऑपोजिशन के खिलाफ माहौल बनाती है कि देखिए ऑपोजिशन फोर्सेस का कैसे अपमान कर रहा है। लेकिन जब अमेरिका जैसा देश सच में हमारी फोर्सेस का अपमान कर रहा है, हमें हरंटू कह रहा है, तब यही सरकार चुप बैठेगी। अब कहां गया आपका आईटी सेल? अब कहां गया आपका आक्रोश? अब कहां गए आपके 9 बजे के एंकर्स? तो ऐसे में बस यही कहना चाहूंगा, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देर से ही सही, लेकिन जनता को अब दिख रहा है कि कैसे हमारे पास अमेरिका के खिलाफ बार्गेनिंग चिप है ही नहीं, और कैसे सऊदी अरेबिया, चाइना, पाकिस्तान ट्रंप के नए दोस्त बन रहे हैं। सरकार को अब तुरंत काम पर लग जाना चाहिए। हो गया बहुत सारा शोबाज, ये टाइम है हंसी मजाक का नहीं, सीरियस वर्क का, समझने का कि कैसे अब हमें घेरा जा रहा है, कैसे हम फ्रेंडलेस बन रहे हैं, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। Many thanks to Tootsie for making this episode possible। मामला सीरियस है, लेकिन आप अपनी हंसी मत छुपाइए। टूथ अलाइनर्स की जरूरत हो तो Tootsie का वेबसाइट जरूर चेकआउट करिए। ये अलाइनर्स मेटल ब्रेसेस के तरह आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करती हैं। दे गिव यू अ कॉन्फिडेंट स्माइल, लेकिन ये दिखते नहीं हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, उसे यूज करो और अपना फ्री टीथ स्कैन बुक करो।